मुझे पता चला कि एक बार आपको अरेस्ट भी कर लिया गया। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोथा थे, कुछ ऐसा नाम। तो जेएनयू के लड़कों ने डिसाइड किया कि हम लोग इनको काला झंडा दिखाएंगे, तो वहाँ चल के दरवाजे के बाहर खड़े होके काले झंडे दिखाए, तो पुलिस ने पकड़ लिया जी। तो पकड़ के ले गए वो थाने में। वहाँ पर तो हमको 5-6 घंटे अंदर रखा गया और छोड़ दिया गया। सर, एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर, जेएनयू में पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो इमेज थी वहाँ पर वो ये थी कि बहुत सख्त आदमी, पढ़ाई लिखाई के मामले में उनकी चैप्टर्स देखना, नहीं देखना, गलतियाँ निकालना, फिर उनके जब एमफिल सबमिट हो तो ये देखना कि उनके रिजल्ट्स जल्दी से आएँ। जैसे आपने मुझे चैप्टर दिया और मैंने देख के कहा कि इसको वापस करो, ऐसे ऐसे वापस करो, तो और कब लाओगे वापस, तो उसकी तारीख फिक्स करता था। कई बार मैं उनके हॉस्टल पहुंच जाता और दरवाजा खटखटा के कहता मेरा चैप्टर कहाँ है। मैं डांटता था जब चैप्टर नहीं बनते थे, तो सब के सब जाके मेरी पत्नी के पास रोते थे और कहते थे सर ने ये कर दिया, तो वो मुझसे झगड़ती थी रोज। हम किस तरह के फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं सर अभी, क्योंकि पोस्ट पहलगाम बहुत सारी चीजें सुनने को मिल रही हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो आदर्शों पे नहीं चलती, वो आइडियोलॉजी पे नहीं चलती, वो शक्ति पे चलती है। और जब तक आपकी शक्ति बढ़ेगी नहीं, इकोनॉमिक और मिलिट्री दो ही पैरामीटर, और कोई कल्चरल वल्चर नहीं काम आता है। इंडियाज राइज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज रिलेटेड टू दीज टू पैरामीटर। आज बतरस की बतकही के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि ये बतरस की टीम का सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे गुरु आए हैं। विश्व राजनीति की चर्चा हो, दक्षिण एशियाई मामले हों, और आपको एक फाइनल थॉट पे पहुंचना हो, बहुत सारे लेयर्स के बीच में दशकों से एक नाम है जिस पे सबका भरोसा है। तो आज हम सभी के बीच में हैं प्रोफेसर सुखदेव मुनि जी, जिन्हें हम सभी कॉमनली प्रोफेसर एस.डी. मुनि जी के नाम से जानते हैं। आप अभी जेएनयू में एमिरेट्स प्रोफेसर हैं, और अगर मैं आपका परिचय दूं, मैं जितना भी परिचय दूंगा वो कम होगा, लेकिन फिर भी आप फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव मेंबर रहे आईडीएससी के। आप यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग जर्मनी में चेयर ऑफ इंडियन स्टडीज़ रहे। आप इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़ ISAS नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में भी रहे। आपकी 20 से ज़्यादा किताबें हैं जो हमें मार्गदर्शन करती रहती हैं विश्व राजनीति पे और दक्षिण एशिया पे, और आर्टिकल्स तो जाने कितने ही हैं जो अखबारों में भी हैं और रिसर्च जर्नल्स में भी हैं। मैं इस बतरस की महफिल में प्रोफेसर सुखदेव मुनि जी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं उस जोधपुर के लड़के के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि जो बहुत हम्बल बिगनिंग है सर। मतलब हम अपने प्रोफेसर एस.डी. मुनि को जानते हैं सर, हम क्लासरूम्स में जानते हैं, लेक्चर हॉल में जानते हैं, टीवी पे जानते हैं, लेकिन वो जोधपुर का लड़का कैसा था, पढ़ने में कैसा था, वो विद्यार्थी कैसा था सर, उसकी हायर एजुकेशन कैसी हुई, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, पढ़ने में बहुत साधारण लड़का था वो, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, अपने नाना नानी का अकेला नाती था, और माँ बाप का अकेला बेटा था, 2 बहनें थी ज़रूर जी। जो मेरा करियर पथ है वो टेढ़ा मेढ़ा है। अच्छा। क्योंकि उस वक़्त का ज़माना था जब लोगों के पास 2 ही करियर थे। एक तो डॉक्टर होना, मेडिकल साइंसेस का, हाँ। एक इंजीनियर होना, बस। और कुछ पता था नहीं, यूपीएससी का कुछ पता नहीं था, और भी बहुत सारी चीज़ें। और घर में मैं पहला प्राइमरी स्कूल पास करने वाला था। अच्छा। तो किसी ने औपचारिक रूप से अध्ययन नहीं किया था, लेकिन पढ़े लिखे थे, पढ़ लेते थे, बोल लेते थे। जी। तो मुझे साइंस मैथमेटिक्स ब्रांच में डाला गया, ये उम्मीद करने कि मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। लेकिन मैथमेटिक्स में मेरे कम बहुत नंबर आते थे, ज़्यादा नंबर आते थे मेरे केमिस्ट्री में और इंग्लिश में। अच्छा। तो बीएससी करने के बाद में, बीएससी इसलिए करना पड़ा कि 12वीं क्लास के बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला नहीं हो सकता था मार्क्स के आधार पर। अच्छा। तो बीएससी करने के बाद में, और बीएससी के लिए मुझे
जोधपुर से शिफ्ट होके बीकानेर जाना पड़ा, तो डूंगर कॉलेज में, क्योंकि घर के स्थितियाँ ऐसी थी कि मेरे नाना जी काम करते थे जी। और उनका जोधपुर में काम ख़त्म हो गया, तो बीकानेर उन्होंने नौकरी ढूंढी, तो मैं भी उनके साथ वहाँ पे गया। बीकानेर में बीएससी करने के बाद मैं घर की ज़रूरतों को देखते हुए मुझे स्कूल में साइंस टीचर बनना पड़ा। अच्छा। और साइंस टीचर की उन दिनों में बहुत मांग थी, तो मेरा जल्दी से वहाँ पे अपॉइंटमेंट हो गया और मुझे सबसे पहले एक करणपुर जगह है जी। वहाँ भेजा गया। उसके बाद मैं बीकानेर में आया और फिर बीकानेर से ट्रांसफ़र मेरा गंगानगर में हुआ एज ए साइंस टीचर। एज ए साइंस टीचर। तो गंगानगर में मैं गर्ल्स स्कूल में सेकेंडरी, लोअर सेकेंडरी स्कूल में जो 10वीं क्लास तक होता है जी, उसमें मैं साइंस पढ़ा रहा था। लेकिन मैं अपने अंदर से छटपटा रहा था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा। ऐसे नहीं काम चलेगा। तो मैंने पूछा लोगों से कि इसके आगे क्या रास्ते हैं। जी। तो उन्होंने कहा आगे पढ़ने का रास्ता तो स्कूल टीचर को 2 साल के बाद में प्राइवेट एग्जामिनेशंस देने की इजाज़त है। अच्छा। और प्राइवेट एग्जामिनेशन तो केमिस्ट्री में हो नहीं सकता। मेरा एडमिशन राजस्थान यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री एमएससी में हो गया था जी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि घर के हालात ऐसे थे कि मुझे नौकरी करनी पड़ी और राजस्थान यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला नहीं लिया मैंने। एडमिशन हो गया था लेकिन मैं नहीं गया वहाँ पर। तो लोगों ने कहा कि आने वाले सालों में सिविक्स के सीनियर टीचर्स की बहुत मांग होगी। अच्छा। तो सिविक्स के सीनियर टीचर्स के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहिए। अरे, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ना शुरू किया। यूं नाता बना आपका पॉलिटिक्स। हाँ, और मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं, प्राइवेट था, तो मैं जहाँ से जो पुस्तक मिलती थी उसको लेके पढ़ता था। गंगानगर में जो लाइब्रेरीज थी उसमें कोई ऐसा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं था कि आपको यही किताबें एमए के लिए, प्रीवियस के लिए पढ़नी है, फाइनल के लिए पढ़नी है। तो जो मेरे हाथ में पड़ा मैंने पढ़ा उसको, और इस तरह से मैंने एमए का इम्तान दिया। अब एमए के इम्तान से मेरी दिशा बदल गई, रुचि आपकी। क्योंकि एमए के इम्तान में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर ऐसे का होता है, उसमें होता है ऐसे ऑब्लिक वाइवा। अच्छा। बाकी दूसरे पॉलिटिकल थ्योरी वगैरह होते हैं, वो तो दिए सब, इंटरनेशनल रिलेशंस वो दिए। तो लोग जो प्राइवेट कैंडिडेट होते हैं वो अक्सर ऐसे पेपर लेते हैं, क्या कि आप 4-5 ऐसे तैयार कीजिए, कोई आ जाएगा, लिख के आ जाइए, पास हो जाइए। मुझे पता नहीं क्या सूझा, मैंने कहा नहीं, मैं वाइवा लूँगा। अच्छा। तो जो मेरे और साथी थे उन्होंने बहुत मना किया कि आप वाइवा मत लीजिए, क्योंकि वाइवा में आपको पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा और ज़ुबानी आपका इम्तान होगा, और वो पूछेंगे, और बड़े बड़े प्रोफेसर वहाँ आते हैं, तो आप उसको झेल नहीं पाएंगे। लेकिन मैं ज़िद में बैठा रहा और मैंने इम्तान दिया वहाँ पर। हाँ। मेरे वाइवा में बॉम्बे यूनिवर्सिटी की एक बड़ी प्रोफेसर थी, आलू दस्तूर। अच्छा। वो एक्सटर्नल एग्जामिनर होके वहाँ आई हुई थी। उसका इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी बहुत योगदान रहा है। तो उन्होंने इंटरव्यू लेना शुरू किया, वाइवा शुरू हुआ मेरा, चलता रहा 45 मिनट, 50 मिनट तक चला। हाँ। तो उन्होंने सवाल पूछे कि आपने क्या क्या पढ़ा है जी। तो मैंने कहा मैंने प्लेटो पढ़ा है। हाँ। क्या पढ़ा है प्लेटो में? ये पढ़ा है। तो उनको भरोसा नहीं हुआ। और 1-2 और ऐसी किताबें थी, अब मैं नाम भूल रहा हूँ उनके, जी। जो पढ़ी थी, और उनको भरोसा नहीं हुआ कि लड़का सच बोल रहा है। तो उन्होंने पूछा कि प्लेटो की किताब कैसे दिखती है? तो जैसा रंग था मैंने बताया, क्योंकि मैंने कहा ना जो मुझे हाथ में पड़ गया वो मिला, वो पढ़ा मैंने। तो ये सब बताने से उसको लगा कि नहीं, लड़का सच बोल रहा है। हाँ। वो काफ़ी प्रभावित हुई, और प्रभावित होकर उन्होंने मुझे सारी यूनिवर्सिटी में जो रेगुलर स्टूडेंट्स थे उनसे भी ज़्यादा 76 मार्क्स दिए 100 में से, जो उन दिनों में डिस्टिंक्शन होता था, और आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट्स में मिलना बहुत मुश्किल था। जी। और यही नहीं, उन्होंने मार्क्स देने के बाद में वहाँ के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट SP वर्मा थे, उनसे कहा कि ये लड़का बेचारा स्कूल में पढ़ा रहा है, इसका कुछ करो, रिसर्च में लाओ, इसको आगे बढ़ाओ। हाँ। तो मुझे वो SP वर्मा ने कहा कि जब आपका रिजल्ट आ जाए MA का, तब आप हमको संपर्क कीजिए। तो मैंने संपर्क किया उनके बाद में।
आई गॉट ये एन कौन ऑर्डिनरी से- सेकंड क्लास। कौन से ईयर की बात होगी सर? पार्डन? कौन से ईयर की बात होगी? ये 65 की बात। 65 की। तो मैंने उनको संपर्क किया तो उन्होंने कहा आप जयपुर आइए। मैं गया जयपुर तो उन्होंने कहा कि अब हम आपको, हमारे यहाँ एक नया सेंटर खुल रहा है, साउथ एशिया स्टडीज सेंटर, अच्छा। तो हमें रिसर्चर्स चाहिए, तो तुम उसमें बैठ के रिसर्च करो। तो मैंने कहा मैं तो नौकरी नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि घर के हालात ऐसे हैं, तो फिर क्या करें। मैंने कहा आप मुझे ट्रांसफ़र करा दें तो मैं आ जाऊँगा, नहीं तो मैं तो नहीं आ सकता हूँ। मैं तो सीनियर टीचर के लिए मैंने इम्तिहान दिया है और वो मैं उसकी कोशिश करूँगा। तो उन्होंने, उनके एक मित्र थे बोर्डिया, और उनके बेटे थे अनिल बोर्डिया, जी। जो बाद में हमारे सेंट्रल में भी एजुकेशन सेक्रेटरी बने, लेकिन उस वक्त वो राजस्थान एजुकेशन बोर्ड के सेक्रेटरी थे। अच्छा। तो उन्होंने उनको एक 1.5 पेज की चिट्ठी लिखी, उसमें बहुत तारीफ़ें लिखी कि ये लड़का ऐसा है वैसा है, आप इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र किया जयपुर में, बीकानेर से, तो ये गंगानगर से। तो जयपुर में मैं ट्रांसफ़र होके वहीं सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाता था और वहाँ पे साथ ही मैं रिसर्च करना शुरू किया। और सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते सीनियर टीचर्स के इंटरव्यू भी हुए। तो सीनियर टीचर का मैंने इंटरव्यू दिया और उसमें मैं सेलेक्ट हो गया। तो वहीं जयपुर में मुझे सीनियर टीचर बना दिया गया। और पोद्दार स्कूल थी जो यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास में थी। अच्छा। तो मैं वहाँ पढ़ा और वहाँ पढ़ाता रहा और रिसर्च की कोशिश भी मैंने की साथ में। तो बाद में उस सेंटर में एक उनको फेलोशिप ग्रांट मिल गई जी। और एसपी वर्मा ने कहा कि आपको 200 रुपये की फेलोशिप हम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। उस वक़्त एज ए सीनियर टीचर मेरे कुल इमोलूमेंट्स 375 रुपये होते थे। तो मैंने घर में जाके कहा कि मैं फेलोशिप लूँगा, तो घर में कोहराम मच गया, लोग बहुत परेशान हुए। मेरी नानी, मेरी माँ, पिताजी वगैरह। पिताजी ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करते थे जी। लेकिन वो बहुत परेशान थे कि एक पक्की नौकरी छोड़ के तुम स्कॉलरशिप में जाओगे और क्या पढ़ोगे, एमए के बाद की कोई पढ़ाई होती है हमने तो सुनी नहीं, और फ्यूचर का पता नहीं हाँ है। उनको पता नहीं क्या होगा क्या, तो ठीक नहीं है। रोना धोना हुआ लेकिन मैं ज़िद्दी था तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया और वो 375 रुपये की नौकरी मैंने छोड़ के तब वहाँ पे मैंने पीएचडी करना शुरू किया और इस तरह से मैं पॉलिटिकल साइंस में आया और वहीं पीएचडी किया मैंने नेपाल की विदेश नीति पे। और उसके बाद में 1 साल वहाँ पढ़ाया एज ए रिसर्च एसोसिएट साउथ एशिया सेंटर में। और उसके बाद जेएनयू में मैंने इंटरव्यू दिया तो वहाँ हो गया। जेएनयू वाले में मैंने 3 इंटरव्यू दिए। वहाँ पर भी एक बात बता दूँ मैं आपको। जी। और एक तो आईडीएसए में दिया था, एक जेएनयू में दिया था, एक हिमाचल यूनिवर्सिटी में दिया था। और मेरे लक ऐसा था कि मेरा तीनों जगह सिलेक्शन हुआ। हिमाचल यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर हुआ, तो शिमला जाना था उसके लिए। आईडीएसए दिल्ली में था और मेरी पत्नी दिल्ली में ही कॉलेज में पढ़ाती थी। अच्छा। तो मेरा इरादा था कि दिल्ली में ही रहा जाए, तो मैंने जेएनयू ज्वाइन करना तय किया। तो आईडीएसए के डायरेक्टर उस वक़्त के सुब्रमण्यम होते थे, उनका नाम आप सभी ने सुना होगा। उन्होंने बुलाया मुझे और कहा कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, हमारे यहाँ क्यों नहीं आते हो, मैं तुमको 50% मतलब एनहांस देता हूँ। वहाँ पर भी बेसिक 400 होती थी, जेएनयू में भी 400 होती थी। उन्होंने कहा मैं आपको बेसिक 600 में दूंगा। मैंने कहा जी नहीं, मैं तो जाऊंगा यूनिवर्सिटी। तो कहा क्यों? मैंने कहा ये सरकारी संस्था है और उसमें जो आगे प्रमोशन के लेयर्स थे वो जेएनयू से अलग होते, यूनिवर्सिटी से अलग होते हैं और यूनिवर्सिटी में आज़ादी है ज़्यादा, आप जो भी करना चाहें। तो उन्होंने कहा नहीं यहाँ आना चाहिए। मैंने कहा मैं वहाँ जाके एक बार परमानेंट होने के बाद मैं छुट्टी लेके आपके पास आऊँगा, काम करूँगा, जो किया मैंने बाद में। 82-83 में मैं 1 साल तक आईडीएसए में भी गया। तो इस तरह से जेएनयू में मेरा काम शुरू हुआ। सर ये जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है और जैसे आपने कहा कि आगे का कुछ पता नहीं था और जैसे आप जिद्दी थे, आप एक अडिग रहे कि हाँ मुझे यही करना है। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि जैसे थोड़ा सा मैं गोरखपुर का हूँ सर, खलीलाबाद का, और गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया और जेएनयू एंट्रेंस पहली बार मास्टर्स का दिया तो हुआ नहीं और बहुत दुखी हुआ।
और फिर एमफिल पीएचडी मैंने जेएनयू से की। और सबसे बड़ी जो अड़चन आती थी किताबों की और इंग्लिश की बहुत अड़चन आती थी। आज मैं जब आपको सुन रहा हूँ सर, तो मैं ये कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ कि जोधपुर के उस छोटी सी जगह से आपको जो किताब हाथ में लगी, वहाँ से ये जर्नी करते हुए साइंस टीचर होने के बावजूद कैसे आपने पैरेलल साउथ एशियन स्टडीज़ में पढ़ाई की। तो इस पे आप क्या कहेंगे सर? क्योंकि ये बहुत कठिन जर्नी हो जाती है नहीं, बच्चों के लिए। एक बीकानेर, जोधपुर में नहीं, गंगानगर में है, अच्छा। जो जोधपुर से भी छोटा है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वहाँ भी एक कॉलेज था, एक गर्ल्स कॉलेज था, एक बॉयज़ कॉलेज था, और 2-3 हायर सेकेंडरी स्कूल्स थी, और कुछ था नहीं वहाँ पर। जी। और अंग्रेज़ी की बात भी आप ठीक कह रहे हैं, हम लोग मिडिल क्लास तक तो हिंदी मीडियम में पढ़े, फिर साइंस में जब कॉलेज गए तो साइंस तो आधी तो ज़्यादा अंग्रेज़ी में पढ़ाई जाती है। जब मैं रिसर्च के लिए जयपुर में मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे एसपी वर्मा ने कहा कि तुम जो रिसर्च करना चाहते हो उस पे 3-4 पेज लिख के लाओ। तो मैंने 3-4 पेज लिखे जी। और वहाँ पर एक प्रोफेसर, उस वक़्त एसोसिएट प्रोफेसर थे, सीपी भामरी जी। आपने उनका भी नाम सुना होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत बड़े विद्वान थे वो। ग्लोबलाइजेशन पे भी तो कहा कि ये मैंने सब्जेक्ट लिखा था डोमेस्टिक पर, राजस्थान की राजनीति को लेके कुछ सब्जेक्ट लिखा था। उससे भी लंबी कहानी है, मैं जाना नहीं चाहता उसमें। तो वो उनको दिखाओ जाके, तो मैं उनके पास ले गया, तो 5 पेजेस में उन्होंने करीब 10 लफ्ज़ों पे और सेंटेंसेस पे लाल लाल गोले किए, कहा ये गलत है। अच्छा। और जब मैं गया उनके पास पूछने उनका वापस, तो उन्होंने वो पर्चा लेके सीधा मेरे मुंह पे फेंका और कहा कि क्या है, ऐसे रिसर्च थोड़ा होती है। और ये भी कहा कि एस वर्मा साहब पता नहीं कहाँ से लोगों को ले आते हैं। अच्छा। रिसर्च। तो मैं बहुत धक्का लगा, मेरी गैरत को ठेस लगी, रोना आया मेरे को। मैं एसपी वर्मा के साथ जाके कहा, साहब वो ये कह रहे हैं और वो तो कह रहे हैं मैं रिसर्च कर नहीं सकता हूँ। लेकिन एसपी वर्मा वाज ए जेम ऑफ ए पर्सन, बहुत बड़े विचारों के थे वो। तो उन्होंने कहा नहीं तुम चिंता मत करो, तुम इस पे काम करो। उन्हीं दिनों में केपी करुणाकरन होते थे, जो पुरानी IAS इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर थे। उनका वहाँ पर प्रोफेसर से मैं सिलेक्शन नहीं हुआ, बिमल प्रसाद जी का हो गया। अच्छा। तो वो बहुत दुखी थे। एसपी वर्मा ने उनको जयपुर बुलाया एज ए विजिटिंग प्रोफेसर। ठीक है। तो वो थे, उन्होंने कहा तुम उनके साथ लगो। तो उनके साथ मैंने बैठ के काम किया। तो उन्होंने कहा कि तुम नेपाल की फॉरेन पॉलिसी पे काम करो, क्योंकि नेपाल की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे जयपुर में ही कोई काम कर रहा था। RS चौहान था हमारा, और उसके अलावा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे IAS में भी सतीश कुमार ने भी काम किया था और अनिरुद्ध गुप्ता ने भी काम किया था, और एक कंचन मॉय मजूमदार थे। तीनों ने, एक ने राणा सिस्टम पे किया, एक ने कुछ और किया, इस तरह से। तो उन्होंने कहा फॉरेन पॉलिसी पे किसी ने नहीं किया तो तुम करो उस पे। तो दैट्स हाउ आई वाज ब्रॉट टू नेपाल्स फॉरेन पॉलिसी। सर, जोधपुर से जो जेएनयू की आपकी जर्नी है, आपका जो सफ़र है, उससे पहले मुझे पता चला कि एक बार आपको अरेस्ट भी कर लिया गया था। नहीं, वो हम लोग जब ये रिसर्च कर रहे थे, तो जयपुर से मैं सप्रू हाउस आता था जी, और सप्रू हाउस में हम लोग हॉस्टल में रहते थे। तो हॉस्टल में उन्हीं दिनों में जेएनयू बन गया था जी। जेएनयू 69 में बना। हम लोग, मैं 65 में तो MA किया, 67 में मैं सप्रू हाउस आ गया, और सप्रू हाउस में हम लोग रिसर्च करते थे। हॉस्टल में हम लोग बहुत जेएनयू के स्टूडेंट्स रहते थे वहाँ पर। तो उन दिनों में शायद वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोथा थे, कुछ ऐसा नाम था, जो साउथ अफ्रीका के मामले ऊपर उन्होंने बहुत सख्त एटीट्यूड ब्रिटेन ने ले रखा था जी। साउथ अफ्रीका की आज़ादी के बारे में। तो बहुत रोष था हिंदुस्तान में उसके बारे में। वो विजिट करने आए, और ICWA में ऐसी बड़ी डिग्निटरीज के लेक्चर होते थे। तो उनको लेक्चर के लिए कॉल किया गया सप्रू हाउस में। तो जब सप्रू हाउस में कॉल किया गया, तो जेएनयू के लड़कों ने डिसाइड किया कि हम लोग इनको काला झंडा दिखाएंगे और डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। तो डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए वो हॉस्टल आए, उन्होंने कहा तुम लोग भी चलो। अच्छा। हम लोग चल दिए वहाँ पे। तो वहाँ चल के दरवाजे के बाहर खड़े होके काले झंडे दिखाए,
नारे लगाए कि वो रेशियलिज्म को बंद करो वगैरह वगैरह, तो पुलिस ने पकड़ लिया। जी। तो पकड़ के ले गए वो थाने में वहाँ पर। तो फॉर्चुनेटली वहाँ उन दिनों में वार्डन थे बिमल प्रसाद और वाइस चांसलर थे जी पार्थसारथी। अरे तो हमको 5-6 घंटे अंदर रखा गया, फिर वो आ गए दोनों, वाइस चांसलर भी और वार्डन भी। और उन्होंने, पार्थसारथी मिसेस गांधी के बहुत नज़दीक थे, जी। तो उनके कहने से हम लोगों को चाय पिलाई गई, समोसा खिलाया गया और छोड़ दिया गया। तो वो एक नाम मात्र की बात थी, हाँ, लेकिन हुआ ज़रूर ऐसा। जी। तो सर, राजस्थान के रेगिस्तान से अरावली पहाड़ी का जो सफ़र है आपका जेएनयू में, आपसे जेएनयू के बारे में सुनना चाहता हूँ सर मैं। जेएनयू में भी देखिए, मैं आया तो कोई बहुत ज़्यादा लोगों को प्रसन्नता नहीं थी। अच्छा। जेएनयू में मेरा जो इंटरव्यू हुआ उस वक़्त मुझे ऐसा आभास दिया गया कि कोई कैंडिडेट पहले से ही नियुक्त है उसके लिए। तो पोस्ट थी डिप्लोमेसी की, असिस्टेंट प्रोफेसर डिप्लोमेसी की पोस्ट थी। और उस डिप्लोमेसी के पोस्ट में एक के.एन. रामचंद्रन थे जो IDSA में काम करते थे। हमारी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के डीन थे वेंकट रमनी। और उनका शायद ये इरादा था, और जी पार्थसारथी भी साउथ इंडियन थे। मैं उन लोगों को दोष नहीं दे रहा हूँ, आपको कहानी बता रहा हूँ। शायद उन्होंने ये सोचा कि रामचंद्रन को लेना चाहिए। और जो डिप्लोमेसी के प्रोफेसर थे उस वक़्त, शिशिर गुप्ता, उन्होंने भी उनकी हाँ भरी होगी या, लेकिन वो उस वक़्त वियतनाम में एम्बेसडर थे। 71 के बाद में उनको वहाँ चले गए थे वो। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो वाइस चांसलर की कोई ख़ास दिलचस्पी मेरे में थी नहीं। तो वो बैठते थे, वो पाइप वगैरह पीते थे, तो बैठे 2 मिनट बैठे, फिर अपना पाइप लेके बाहर चले जाते। तो वो इंटरव्यू भी मेरा करीब पौन घंटे तक चलता रहा, काफ़ी देर चलता रहा। और उस इंटरव्यू में फॉर्चुनेटली फॉर मी आलू दस्तूर एक्सटर्नल वो विजिटर्स नॉमिनी होके वहाँ बैठे, मुंबई यूनिवर्सिटी, वही जिन्होंने मुझे रास्ता में रिसर्च का रास्ता दिखाया, जी। वही बैठी थी वहाँ पर। तो बातचीत हुई तो जी पार्थसारथी ने सबसे पहले उनसे ही पूछा। उनको पता नहीं था हमारा कैसे एक दूसरे को जानते हैं। तो उन्होंने कहा, तो प्रोफेसर दस्तूर बताइए किसको लेना है। तो उन्होंने कहा ऑफ कोर्स मुनि। तो सब ने एकदम से हाँ भरा। तो पार्थसारथी भी असमंजस में रह गए, दूसरे एक्सपर्ट्स ने भी हाँ कहा। तो उन्होंने मुझे ले लिया और रामचंद्रन का नाम दूसरे पे रखा गया। ये कहकर उन्होंने, पार्थसारथी ने, जो बाद में मुझे लोगों ने बताया, ये कहा कि भाई ये SP वर्मा का स्टूडेंट है, पता नहीं वो आने देंगे नहीं आने देंगे वगैरह वगैरह। तो इस तरह से जेएनयू का इंटरव्यू हुआ। अब आया तो वहाँ पे अंग्रेज़ी में पढ़ाना पड़ता था, तो ठीक है, वो आदत हो गई थी धीरे धीरे। और डिप्लोमेसी में 1.5-2 साल पढ़ाने के बाद में साउथ एशिया की पोस्ट निकली एसोसिएट प्रोफेसर की। तो वो एसोसिएट प्रोफेसर में मैंने वहाँ भी इंटरव्यू दिया, और वहाँ पर भी मेरा नहीं हुआ, क्योंकि बिमल प्रसाद जी गोरखपुर से SK झा एक प्रोफेसर होते थे वहाँ पॉलिटिकल साइंस के। अच्छा। वो उनके स्टूडेंट रहे थे बिमल प्रसाद जी के, और उनको लाना चाहते थे वो। तो वो पहला जो सिलेक्शन हुआ उसमें नहीं हुआ, और SK झा को उन्होंने सेलेक्ट किया। लेकिन वो इमरजेंसी का वक्त था, 75 से 77 तक की। 77 में ये शायद सिलेक्शन हुए थे। तो उसमें एक और प्रोफेसर थी, आपने नाम सुना होगा, उर्मिला फडनिस का। तो उर्मिला फडनिस का भी उसमें प्रोफेसर के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ। उर्मिला फडनिस इन बड़े लोगों को जानती थी, तो उन्होंने काफ़ी लॉबिंग हुआ, और लोगों ने कहा ये इमरजेंसी का वक्त है, सिलेक्शन ठीक नहीं होते। तो इसी ने उस सिलेक्शन पैनल को रिजेक्ट कर दिया। तो दोबारा सिलेक्शन हुए। तो दोबारा जब हुए तब उसमें मेरी बारी आई। तो मैं वो 78 में उसका सिलेक्शन हो गया। तो मैं फिर डिप्लोमेसी से साउथ एशिया में चला गया। तो सर, एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर, जेएनयू में पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है, जेएनयू का जो एटमॉस्फेरिक्स है, नहीं, मुझे आई एन्जॉयड इट एंड आई वाज, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अच्छा लगता था लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ, बच्चों के साथ काम करने में, पढ़ाने में।
और मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता था। लेकिन मेरी जो इमेज थी वहाँ पर वो ये थी कि बहुत सख्त आदमी है ये। और उसकी वजह ये भी थी कि मैं उनसे ऐसी इधर उधर की बातें नहीं करता था। पढ़ाई लिखाई के मामले में उनकी चैप्टर्स देखना नहीं देखना, गलतियाँ निकालना, फिर उनके जब एमफिल सबमिट हो तो ये देखना कि उनके रिजल्ट्स जल्दी से आएँ, पीएचडी सबमिट हो तो उनके रिजल्ट्स जल्दी से आएँ तो लोग अपने कार्यक्रम में करें। जी। कुछ लोग मेरे पास आते थे कि वहाँ पर यूपीएससी का इम्तान दे रहे हैं, तो हमने एक ग्रुप भी बना रखा था। अच्छा, जिसमें ऑफ टाइम में आप तैयारी कर रहे हैं। बैठ के स्टूडेंट्स के साथ में, और उसमें दो लड़के थे जिन्होंने ये मेरे से आके ग्रुप बनवाया। उसमें एक साउथ एशिया का स्टूडेंट था, वो था सांधू, हाँ, जो तरनजीत सिंह सांधू, जो अमेरिका में हमारा एम्बेसडर रहा था। जी। और दूसरा था वेंकटेश वर्मा, जो बाद में रूस में हमारा एम्बेसडर रहा। तो ये दोनों वहाँ से उसी ग्रुप से पास होकर यूपीएससी निकले। से फिर आईएफएस तो वो भी मैं करता था। और स्टूडेंट्स के लिए देखिए, वो जैसे आपने मुझे चैप्टर दिया और मैंने देख के कहा कि इसको वापस करो, ऐसे ऐसे वापस करो, पूरा लिखता था, सब बताता था, वैसे ऐसे वापस करो और कब लाओगे वापस, कि मैं साहब 10 दिन में लाऊंगा। तो मैं कहता था अच्छा 15 दिन में लाना। तो उसकी तारीख फिक्स करता था। और उस तारीख तक कोई नहीं आता तो मुझे बहुत बेचैनी होती थी। और कई बार मैं उनके हॉस्टल पहुंच जाता था और दरवाज़ा खटखटा के कहता है मेरा चैप्टर कहाँ है? चैप्टर उनका है, लेकिन तो इसलिए लोग वो एक खौफ खाए बैठे रहते थे, ये पता नहीं कहाँ जाएगा। और उनको डर भी लगता था कि कहीं हम लोग यूपीएससी का इम्तान देंगे तो ये पसंद नहीं करेंगे, जो गलत बात थी। जैसे मैंने आपसे कहा था कि उसका ग्रुप बनाया था। तो इमेज मेरी ये थी, लेकिन मुझे ये सेटिस्फेक्शन है कि मेरे साथ जिसने भी काम किया उसने पीएचडी करा, या एमफिल के बाद में नौकरी मिल गई तो आके बोला हम जा रहे हैं नौकरी करेंगे, तो नौकरी भी किया उसने। और आखिर में अभी करीब सबसे मेरा घरेलू वास्ता है। और ये भी है, मैं डांटता था जब चैप्टर वैप्टर नहीं बनते थे, तो सब के सब जाके मेरी पत्नी के पास रोते थे और कहते थे सर ने ये कर दिया। तो वो मुझसे झगड़ती थी रोज़ कि तुम क्यों इतना सख्ती से। मैंने कहा ये लोग काम करने आए तो काम करें, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में काम के अलावा मेरा कोई सहारा था नहीं। आई हैड नो गॉड फादर। बाद में जो एम्बेसडरशिप वगैरह हुई वो बाद के किस्से हैं, लेकिन ऐसे कोई गॉड फादर नहीं था। एसपी वर्मा ने मुझे मदद किया, आलू दस्तूर ने मुझे मदद किया, जिनका मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं था। वो आपके अपने मेहनत पे हुई नहीं, वो उनके भी प्रिंसिपल्स थे कि वो जो जिसमें उनको पोटेंशियल दिखता उसको बढ़ाने की कोशिश करते थे, जो मैं समझता हूँ आज बहुत सारे लोग नहीं करते। किसी में पोटेंशियल है तो है, नहीं है तो नहीं है, मुझे अपने काम से काम करना है, ऐसा भी है। तो ऐसा मैं लगता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं इस माने में सौभाग्यशाली था कि ऐसे लोगों से मेरा वास्ता हुआ। नहीं तो देखिए एमए करने के बाद में सीनियर टीचर में हो गया था, सीनियर टीचर ही रहता, आप रहते जी, उसी लाइन में आगे बढ़ता। अगर बढ़ना ही होता तो रिसर्च होती ही नहीं। तो सर जेएनयू आने के बाद दिल्ली आना, और फिर दिल्ली में बहुत सारी सर्कल्स होती हैं जहाँ पे हम सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं, लोगों से कनेक्शंस भी बनते हैं, आना जाना होता है। और आपकी जो ट्रेजेक्ट्री रही है जैसा आप अभी बता रहे थे, मुझे पता चला आपकी जो किताब भी है डैबलिंग इन डिप्लोमेसी, कि फिर आपने राजा दिनेश सिंह जी और आई.के. गुजराल जैसे लोगों के लिए स्पीच राइटिंग भी की, किस तरीके से वो अपनी बात कहते हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, वो अनुभव बताएं मुझे। देखिए, वो ऐसा हुआ कि जब मैंने साउथ एशिया सेंटर ज्वाइन किया तो वहाँ एक एसोसिएट प्रोफेसर थे मोहम्मद अयूब, वो पाकिस्तान के एक्सपर्ट थे। वो जब मैं हॉस्टल में रहता था पहले, तो वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर होके आ गए थे जी। और वहाँ पर वो पाकिस्तान पे जो भी हमारे कमरे पास में थे, तो हमको बताते रहते थे कि देखो मैं ड्राफ्ट लिखा है, मैं भेज रहा हूँ, पढ़ के। तो हमारी अच्छा संबंध था उनके साथ। तो मोहम्मद अयूब जो थे वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के मेंबर थे, तो उन्होंने मुझे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का मेंबर भी बनाया जी। और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में उन दिनों में सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस अभी भी होते हैं, तब भी होते थे। तो 86 में जो नॉन अलाइनमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था,
83 में शायद इंडिया में हुआ था जो नॉन अलाइंड कॉन्फ्रेंस, तो उसके ऊपर डिबेट हुई। तो उन्होंने मुझे कहा मुनि तुम जाओ वहाँ पे बोलो उसके ऊपर। अब नॉन अलाइनमेंट साउथ एशिया से तो नहीं मतलब रखता है। तो मैं गया और उस डिबेट में मेरे पैनल में एक निखिल चक्रवर्ती होते थे जो मेन स्ट्रीम के एडिटर, बहुत सीनियर आदमी थे, और एक और कोई डिप्लोमेट था, मुझे याद नहीं है कौन था। तो हम तीनों की डिबेट हुई। डिबेट क्या, हम तीनों ने पार्टिसिपेट किया एज पैनलिस्ट। तो दूसरे दिन अखबारों में छपा उसके बारे में, एंड आई गॉट द लार्जेस्ट कवरेज इन द पेपर। तो दैट ब्रॉट मी टू मीडिया। तो लोगों ने मुझे फिर कहा कि आप अखबार में लिखो, तो मैंने अखबार में लिखा। तो उससे वो जो नेटवर्क का दायरा है वो बढ़ा, और रिसर्च में भी किया। अच्छा, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक और ग्रुप है कॉल्ड सैटरडे डिस्कशन ग्रुप, जहाँ लोग अपना खाने का पैसा खुद देते हैं और एक सब्जेक्ट पे डिस्कशन होता है। उसमें केबी लाल एक आईसीएस होते थे, अच्छा, वो उसके मेंबर थे, और गुजराल भी उसके मेंबर थे। और केबी लाल और गुजराल दोनों दिनेश सिंह के अच्छे मित्रों में थे जी। तो वो मुझे वहाँ जो डिस्कशन होता था उसमें भाग लेते, बात करते थे। वो ले गए मुझे दिनेश सिंह जी के पास। केबी लाल ले गए पहले। केबी लाल के साथ मैंने एक जॉइंट पेपर भी लिखा हुआ है नॉन अलाइनमेंट पे। तो वो ले गए। तो फिर दिनेश सिंह अच्छा ये बताओ, ये जरा ये लिख के लाओ, वो सब होता रहता था। और वहीं से गुजराल के साथ भी दोस्ती हुई थी। तो गुजराल और दिनेश सिंह दोनों इस रास्ते से मैं उनके संपर्क में रहा। और मैं आपको बता दूं कि दिनेश सिंह ने मुझे 95 जनवरी या फरवरी में कहा था कि मुनि तुम जेएनयू बहुत हो गया, अब तुम बताओ क्या क्या बनना चाहते हो। अच्छा, मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं बनना चाहता हूँ, आई एम वेरी हैप्पी इन जेएनयू, क्योंकि वहाँ से मुझे फॉरेन ट्रिप पे भी जाता था मैं। आई वाज रियली वेरी कंटेंटेड देयर। कि नहीं तुम बताओ सरकार में लेंगे तो तुम क्या बनोगे। हाँ। मैंने कहा आप लोगे तो मैं पॉलिसी प्लानिंग डिवीजन में जाना चाहूँगा। अच्छा। तो वो हंसे बहुत ज़ोर से। अच्छा। और कहा कि तुमको कुछ पता नहीं है, पॉलिसी प्लानिंग डिवीजन में पॉलिसी नहीं बनती है। हाँ। पॉलिसी कहीं और बनती है, और वहाँ जाओगे तो ये बाबू लोग तुमको काम नहीं करने देंगे। हाँ। तो तुमको हम कहीं एम्बेसडर बना के भेजते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं यहीं खुश हूँ। ये बात जो हमारी हुई उसके 5-6 दिन बाद दिनेश सिंह को स्ट्रोक पड़ गया। अच्छा। और स्ट्रोक पड़ के उनकी डेथ हो गई बाद में। तो वो बात बढ़ी नहीं आगे। पता नहीं ये आई के गुजराल के दिमाग में कभी रहा होगा, नहीं रहा होगा। उन्होंने बात की होगी, नहीं की होगी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब आई के गुजराल प्राइम मिनिस्टर बने तो वो भी हमारे सैटरडे लंच ग्रुप के मेंबर तभी भी थे। इनफैक्ट सैटरडे लंच ग्रुप की 2-3 मीटिंग पीएमओ के रेजिडेंस में हुई है। अच्छा। उन्हीं के उन्होंने भी खाना खिलाया था। तो जब बने तो मैंने एक छोटा फूलों का गुलदस्ता लेके मैंने कहा उनको विश करके आते हैं। हम लोग सभी गए थे अलग अलग। हाँ, हाँ। तो मैं विश करने गया तो वहाँ पुलिस वाले ने कहा कि 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठना, बहुत क्यू है लंबा। हाँ। उनका ठीक है। प्राइम मिनिस्टर। तो मैं बैठा 2 मिनट से, मैंने सर कॉन्ग्रेचुलेशंस दे के उठने लगा तो उन्होंने कहा बैठो, नीचे बैठो, अब तुम जेएनयू छोड़ दो, सरकार में आ जाओ। मैंने कहा नहीं मैं नहीं। तो तुम पॉलिसी प्लानिंग कह रहे थे, फिर वो हंसे। उन्होंने कहा पॉलिसी प्लानिंग नहीं। He knows it. हाँ? He knew it that policy planning. मे भी। तो कहा कि तुम एम्बेसडर बन के जाओ कहीं। मैंने कहा सर मैंने सोचा नहीं, सोच लो, मैं 7-8 दिन बाद बुलाऊंगा। तो मैं घर गया और पत्नी से मैंने कहा कि वो ऐसा कह रहे हैं। तो उसने कहा तुम बेवकूफ़ हो, क्यों मना करके आए? जब प्रधानमंत्री तुम्हें कह रहा है, एम्बेसडर बना रहा है, तो तुम्हारी क्या दिक्कत है? मैंने कहा यहाँ से जाना होगा, जेएनयू में छूटता नहीं वगैरह वगैरह। नहीं नहीं आप हाँ भरो। तो फिर दूसरी बार जाके मैंने हाँ भरा। इंसिडेंटली उन दिनों में श्रीलंका की पोस्ट भी खाली थी। और उन्होंने कहा कि श्रीलंका जाओगे? मैंने कहा नहीं नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा श्रीलंका क्यों नहीं जाओगे, इतनी इम्पोर्टेंट पोजीशन है वो। तो मैंने कहा कि चंद्रिका मेरी मित्र है, और अगर मैं वहाँ जाऊँगा और कुछ भी गड़बड़ होगा, अगर वो श्रीलंका के लिए गड़बड़ होगा तो लोग उसको गालियाँ देंगे कि अपने दोस्त की वजह से कुछ किया, और भारत के लिए गड़बड़ होगा तो वो मुझे गालियाँ देंगे, और मुझे गालियाँ देंगे तो आपको गाली पड़ेगी। तो और हमारी मित्रता उसके प्रेसिडेंट बनने से पहले की है, तो वो ठीक नहीं होगा।
तब उन्होंने कहा अच्छा फिर MEA डिसाइड करेगी, तो MEA ने लाओस डिसाइड किया। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि तुम PM से बोलो लाओस नहीं जाओगे, लाओस छोटी जगह। मैंने कहा मैं नहीं बोलता, उन्होंने मुझे कहा था, मैंने मना किया, मैं नहीं बोलता। सर जैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग है जानना, और आपने बार बार इस किताब में भी लिखा है कि अपने आप को नॉन कैरियर डिप्लोमेट आपने कहा, और मतलब जो आपकी यात्रा है एक अध्यापक, प्रोफेसर और फिर डिप्लोमेट की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनकंफर्टेबल होंगी, और ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके स्टाफ के लिए भी, आपके लोगों के लिए भी, प्लस उसमें आपको कंट्रीब्यूट करना था। जैसे लाओस आपने कहा कि शुरुआत में लोगों ने कहा कि शायद वो उतनी इम्पोर्टेंट जगह नहीं है। तो मुझे ये समझना है आपका वो जो पूरा एक्सपीरियंस है कि कैसे प्रोफेसर एस डी मनी एज ए डिप्लोमेट उस चैलेंज को लेते हैं, और बाद में कैसे वो एक ब्रिज बन जाते हैं एकेडमिया के बीच में, डिप्लोमेट के बीच में और मिलिट्री लोगों के बीच में जो एक कम्युनिकेशन है, वो एक्सपीरियंस सर मैं आपसे जानना चाहता मिनिस्ट्री के लोगों के साथ में, मिनिस्ट्री के लोगों से मेरा तजुर्बा बहुत मीठा नहीं था जी। हम लोग इंटरेक्ट तो करते थे, क्योंकि जैसा आप जानते हैं ये इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस बहुत बाद में बनी है। उसके पहले जो भी IFS ऑफिसर्स होते थे प्रोबेशन के दौरान में, वो 6 सप्ताह JNU में बिताते थे, और हम लोग उनको लेक्चर देते थे तब से। फिर जब IFS खुल गया, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस, तो हम लोग वहाँ भी जाके लेक्चर देते थे, तो उनसे इंटरेक्शन बहुत पुराना हमारा होता था। लेकिन IFS बाहर वालों को पसंद नहीं करते हैं। और जब गुजराल ने जब ये किया, गुजराल से पहले नेहरू ने किए थे बहुत, मिसेस गांधी ने भी अपॉइंट किए हैं नॉन कैरियर लोगों को, लेकिन जब गुजराल ने किया तो वो एक कंट्रोवर्सी बन गई उसकी। और वो इसलिए बनी कि उन्होंने भवानी सेन गुप्ता, आपने उसकी किताबें पढ़ी होगी कि नहीं, वो CPR में थे, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में, और उनके बहुत नज़दीक थे। तो उन्होंने उनको PMO में सेक्रेटरी के लेवल पे अपॉइंट कर दिया। तो ब्यूरोक्रेसी बहुत नाराज़ हो गई, क्योंकि हर फाइल भवानी के थ्रू जाएगी, वो नहीं चाहते थे उसको। और मीडिया वगैरह में भयंकर रूप से उसकी प्रोटेस्ट हुई, और ऐसा लगा, ऐसा मीडिया का वातावरण भी हुआ कि गुजराल अपने मित्रों को बना रहे हैं उसमें। तो इसीलिए मिनिस्ट्री वाले लोग वैसे भी नहीं नाराज थे, वैसे भी खुश नहीं होते थे, और अब और ज़्यादा नाराज हो गए। तो मेरी कोई ब्रीफिंग नहीं हुई। अच्छा। एक ब्रीफिंग होती है पीरियड, मैं बताऊं आपको, जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया तो उनकी टेबल पे 8-10 फाइलें रखी हुई थी। उन्होंने कहा ये सब लाओस की फाइलें हैं, आपको जो देखना है देख लीजिए। अच्छा। ये मेरा ब्रीफिंग था वहाँ पर। मैंने कहा ये फाइलें पढ़ना है तो मैं किताबें पढ़ता हूँ, हाँ। मुझे फाइलों से अभी तो नहीं पढ़ सकता हूँ। हाँ। फिर मैं गया एडिशनल सेक्रेटरी के पास में। एडिशनल सेक्रेटरी ने कहा कि अरे साहब, प्रोफेसर साहब, आपको हम क्या बता सकते हैं, आप तो सब जानते हैं, आप कॉफ़ी पियेंगे कि चाय पियेंगे। कॉफ़ी पिलाई उन्होंने भी भेज दिया बाहर। फिर एक एडिशनल सेक्रेटरी थे सिक्योरिटी को डील करने वाले, उन्होंने कहा साहब हम तो रॉ में कि कोई सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो, कोई लीकेज की प्रॉब्लम हो तो आप सीधा मेरे को। अच्छा। That was my briefing in the MEA. Then I had 2 other briefings. One was Prime Minister, the other was President of India. तो Prime Minister ने यही कहा कि हमने अभी लाओस, वैसे छोटा लगता है लेकिन अभी लाओस ने आसियान ज्वाइन किया है, और हम लोग आसियान में बहुत एक्टिव हैं, और हम लोग लाओस को और कंबोडिया को स्पेशल असिस्टेंस दे रहे हैं, तो हमारी तरफ से बहुत इम्पोर्टेंट है, और तुम जो कुछ कर सकते हो करो। और प्रेसिडेंट के पास गए तो उन दिनों ये भी था कि ये हो सकता है गुजराल की सरकार बहुत ज़्यादा लंबी नहीं टिके। तो मैंने कहा इस सरकार पता नहीं रहेगी कि नहीं रहेगी। उन्होंने कहा देखो मुनि, तुम जाओ, हमें ये कोई परंपरा नहीं है कि आपको बीच में से बुलाए, तो आप जाओ और इस्तीफा मत देना अगर सरकार बदल जाए तो ये ब्रीफिंग थी मेरी सारी। जब सरकार बदल गई तो मैंने अपना इस्तीफा भेजा
उसका पीएम में ये पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ है, क्योंकि लोगों ने कहा कि आप ये जो पॉलिटिकल अपॉइंटीज थे गुजराल के उनको अटल बिहारी की सरकार वापस बुला रही है। तो अटल बिहारी की सरकार ने एक दो को बुलाया, सलमान हैदर को बुलाया, एक जैन साहब थे जो अब साउथ अफ्रीका में थे उनको बुलाया वापस। लेकिन तब उन्होंने कहा कि नहीं, हम सबको नहीं बुला रहे हैं, देखिए ये मुनि ने तो इस्तीफा दिया है, हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। एक्चुअली अटल जी हिमसेल्फ कॉल्ड मी इन लाओस एंड ही सेड आपका पत्र मिला है लेकिन उसको हमने डस्टबिन में डाल दिया है और आप तब इस्तीफा देने की बात करें जब आपसे हम कुछ ऐसा करने को कहें जो आप नहीं करना चाहते हैं। क्या बात। तो इसलिए आप वहीं रहिए। तो गुजराल तो जनता दल में थे, तो ये बीजेपी का हो गया। तो आई सर्व्ड अंडर ए बीजेपी प्राइम मिनिस्टर आल्सो एंड लेटर ऑन एज ए स्पेशल एनवॉय आई सर्व द कांग्रेस। तो तीनों में मेरा कोई राजनीतिक पॉलिटिकल संबंध नहीं था, लेकिन मे बी ऑन प्रोफेशनल बेसिस। तो एक जो उनका काम करने का एक ढर्रा है ब्यूरोक्रेसी का, एक थोड़ा सा एकेडमिक बेंट ऑफ माइंड से आप पहुंचे तो थोड़ा मुश्किल था। हाँ। तो मैं ये आपने ब्रीफिंग का कहा ना, तो आई वाज क्वाइट डिसअपॉइंटेड। अच्छा, मुझे ये भी कहा गया कि जो भी नया एम्बेसडर होके जाता है उसको भारत दर्शन कराया जाता है, सबसे पहली बार जाता है, ताकि वो देखे कि इंडिया में क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और उनको कैसे आगे प्रमोट करना है। तो मुझे कहा गया कि आपको भारत दर्शन पे जाना होगा। मैंने कहा जाएंगे, लेकिन कभी नहीं हुआ। तो आई नेवर वेंट ऑन भारत दर्शन। और वहाँ से लाओस में वहाँ चले गए। वहीं से तो मैंने शिव शंकर मैनन उन दिनों में था, वो मेरा अच्छा मित्र हो गया, क्योंकि वो नेपाल को डील करता था और नेपाल में जो मैंने स्टडीज़ की थी हम लोग आपस में काफ़ी बातचीत करते थे। तो मैं उसके पास गया और कहा कि यार क्या कोई ब्रीफिंग ही नहीं दे रहा है यहाँ पर। उसने कहा मुनी डोंट वरी, यू एक्सरसाइज योर कॉमन सेंस, डोंट बॉदर अबाउट एनी ब्रीफिंग। सो दैट वाज माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ ब्रीफिंग, कि जहाँ मुझे जैसा लगा वैसा किया। और एक दो प्रपोजल्स मैंने वहाँ से भेजे MEA में, तो फॉरेन सेक्रेटरी का जवाब आया, It's a good proposal, but Professor Muni, you concentrate on bilateral relations. तो डिस्करेज किया गया कि आप उसको आगे नहीं बढ़ाइए। तो ऐसे ये तजुर्बे हुए और आखिर तक ये डिबेट रही है कि प्रोफेशनल IFS ठीक होता है कि बाहर वाला ठीक होता है। एक दो बार मणि JN दीक्षित जो थे फॉरेन सेक्रेटरी भी थे, उनसे भी बहस हुई। बाद में वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे, उनसे भी बहस हुई। तो मैंने कहा कि देखिए, ये आप ब्लैंकेट कुछ ना कहिए। मैं आपको ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ IFS के जिन्होंने आपका बंटा ढार किया है, और आप मुझे ऐसे उदाहरण दे सकते हो पॉलिटिकल अपॉइंटीज के जिन्होंने काम ठीक नहीं किया है। लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन, पॉलिटिकल अपॉइंटीज पैट्रोनेज पे बनते हैं, ये मैं मानता हूँ। दुर्भाग्य ये है कि पैट्रोनेज बांटते समय उन लोगों को कैलिबर भी देखना चाहिए, जो कई बार नहीं देखते हैं, कई बार देखते हैं। नेहरू ने बनाए बहुत सारे, नेहरू का विजय लक्ष्मी पंडित वाज एन एम्बेसडर, S राधाकृष्णन वाज एन एम्बेसडर, KM पनिकर वाज एन एम्बेसडर, ये सब बाहर के लोग हैं। प्रेम भाटिया वाज एन एम्बेसडर। तो इन लोगों ने कहीं देश के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया। और कई सारे आपके IFS हैं जिन्होंने कूड़ा किया है। तो ये बहस फालतू की है, लेकिन ये डिवीजन है, ये एक फॉल्ट लाइन अभी भी है। और अब जयशंकर के अंडर और बाद में शिवशंकर मेनन के अंडर भी मुझे लगता है इन्होंने बाहर से जो भी एंट्रीज है उनको बहुत रेस्ट्रिक्ट करा हुआ। सर, हम सभी जानते हैं, विद्यार्थी के तौर पे भी जानते हैं कि नेपाल आपका एक तरह से फर्स्ट लव रहा है पढ़ने में और समझने में, समझाने में। और नेपाल के साथ इसके अलावा भी जो आपके रिलेशन रहे हैं, जो जिससे भारत को दरअसल फ़ायदा पहुंचा, जैसे एक आपके क्लोज रिलेशन रहे पॉलिटिकल, जो कोइराला ब्रदर्स रहे। और नेपाल की जो हमारी समझ है सर, और आज हम 2025 में बैठ के बात कर रहे हैं, और आपका जो पूरा वास्ट एक्सपीरियंस है, बिकॉज़ अभी मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वो चीज़, वो सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, वो प्रैक्टिस, आप मैन ऑफ प्रैक्टिस रहे हो सर। तो आप अभी सर कैसे नेपाल के रिश्तों को देखते हैं, और आपका जो
पीछे का जो एक्सपीरियंस है वो कैसे कनेक्ट होता है उससे? पीछे के एक्सपीरियंस की कहानियाँ बहुत लंबी है। जी। अभी की जो बात है, मैं उसके 3 बड़े क्षेत्र हैं जहाँ तक हमारे नेपाल के संबंध है। एक बड़ा क्षेत्र है नेपाल की आंतरिक राजनीति, दूसरा बड़ा क्षेत्र है हम कैसे नेपाल को डील करते हैं, और तीसरा बड़ा क्षेत्र है कि बाहरी शक्तियों का नेपाल में क्या प्रभाव रहता है और वो क्या करते हैं वहाँ पर। अगर इन तीनों क्षेत्रों को हम ठीक से समझ के हैंडल नहीं करते हैं तब हमारे में प्रॉब्लम आती है। तो जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें सभी वहाँ के जो नेता है वो भारत से समर्थन चाहते हैं। अच्छा। लेकिन भारत सभी को समर्थन दे नहीं सकता। तो जिसको देता है वो भारत मुखी रहता है, जिसको नहीं देता है वो भारत विमुखी हो जाता है। तो वो, और उसी चक्कर में राजा महेंद्र से लेकर जब उन्होंने कू किया और नेहरू ने उनको सपोर्ट नहीं किया तो उन्होंने एंटी इंडियन नेशनलिज्म बना दिया, क्योंकि हम लोग नेपाली कांग्रेस को डेमोक्रेसी के नाम से सपोर्ट करते थे। भारत की विदेश नेपाल नीति में 2 स्तंभ रहे हैं कि हम लोग मोनार्की भी चाहते थे और डेमोक्रेसी भी चाहते थे। तो मोनार्की चाहते थे हम, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अनफॉर्चुनेटली महेंद्र के वक्त से मोनार्क कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं रहा और डिक्टेटोरियल ऑटोक्रेटिक हो गया। तो वहां से एक बहुत खिंचाव दोनों में रहा और ये तनाव जो है वो आखिर तक रहा है, बहुत समय तक रहा है। और वही बात बाद में पॉलिटिकल पार्टीज पे लागू होती है। तो आंतरिक राजनीति बहुत ज़रूरी है। दूसरा, देखिए, हम लोग जो नेपाल को डील करते हैं हम बहुत कॉम्प्लेसेंटली डील करते हैं। जो आप विदेश नीति की बात कर रहे हैं उस विदेश नीति में हमारा ज़्यादा वक्त जाता है बड़ी शक्तियों को लेकर, अमेरिका, रूस, चीन और दूसरे साउथ ईस्ट एशिया पे भी हम लोग ज़्यादा अटेंशन देते हैं। नेपाल, भूटान, श्रीलंका हम लोग समझते हैं अपने ही हैं। आप कहते हैं हम अपने ही हैं, लेकिन उनको उससे बड़ी परेशानी है क्योंकि आइडेंटिटी का सवाल होता है। नेपाल अपने आप को एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री मानता है और उसी तरह से उसको बिहेव करना चाहिए। हम लोग कहते हैं, भूटान को आते हैं, कई बार हुआ है, भूटान का कोई आता है, अरे आप तो हमारे जैसे हैं, हमने तो मोहब्बत में कहा है, लेकिन उनको नागवार गुजरता है। यही बात नेपाल के साथ में। और मैं ये मानता हूँ कि नेपाल ही नहीं, जो सारा हमारा पड़ोसी है, वो एक सेंटेंस आप ध्यान में रखना चाहिए, हाउ क्लोज टू इंडिया इज नॉट टू क्लोज। वो सभी भारत से नज़दीक रहना चाहते हैं क्योंकि ये इस क्षेत्र की वास्तविकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से, ज्योग्राफिक दृष्टिकोण से, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, रिलीजन, जो भी ले लें, हम लोग एक हैं, एक रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश तो भारत के हिस्से रहे हैं। तो सभी भारत के नज़दीक रहना चाहते हैं, लेकिन हर एक के दिमाग में ये है कि इतना नज़दीक नहीं जाओ कि आपकी अपनी परख और पहचान ख़त्म हो जाए। तो ये आइडेंटिटी का बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसी वजह से देखिए, बहुत लोग ये दोष देते हैं कि सार्क इसलिए आगे नहीं बढ़ा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के झगड़े। सही है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बड़ा झगड़ा है, उसके साथ साथ ये भी प्रॉब्लम है। और ये भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं वो अक्सर नेग्लेक्ट करते हैं उसको, जबकि सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर के ऊपर लोगों में वो रोष नहीं रहता है। लेकिन जो इलीट ग्रुप्स हैं, जो मैनेज करते हैं, जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, चाहे इकोनॉमी को कोई भी हो, उनको परेशानी वहाँ से रहती है। और तीसरा, शुरू से जैसे विदेशी शक्तियां हैं, उसमें अमेरिका शुरू से हमको कंटेन रखता था। उसके बाद चीन आ गया। चीन से पहले पाकिस्तान को भी वो लाए। तो एक तरह की सेंसिबिलिटीज़ हमें शो करनी पड़ेगी जब हम इंटरेक्ट करते हैं, जब उनके साथ ट्रांजैक्ट करते हैं। तो सेंसिटिविटी भी, और हमारा उद्देश्य भी साफ होना चाहिए। हाँ। हम लोग नेपाल में क्या चाहते हैं? क्या हम नेपाल का विकास चाहते हैं? क्या हम नेपाल में स्थायित्व चाहते हैं? क्या हम नेपाल में फुल डेमोक्रेसी चाहते हैं? क्या सिस्टम चाहते हैं? उसकी तरफ काम करना चाहिए। सारी पॉलिसीज अक्सर एडॉकिस्ट होती है। अभी हमारा ये इंटरेस्ट है तो ये होना चाहिए। BRI है तो नेपाल को BRI में नहीं जाना चाहिए। अब उनको पैसे मिलते हैं तो जाएंगे। और BRI करप्ट भी करती है, उनको पॉलिटिशियंस को भी करप्ट करती है। तो इस तरह की बात होती है। वो हमें, मैं ये भी कहता हूँ कि नेपाल और भारत के संबंध तो जैसे सास बहू के
झगड़े हैं। रोज झगड़ा होता है, रोज मोहब्बत होती है। एक के बिना रह भी नहीं सकते, एक के साथ रह भी नहीं सकते, वो वाली बात। सर थोड़ा श्रीलंका पे बात करते हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी रहा है। और मुझे याद है कि सर ICWA में एक क्लोज डोर मीटिंग थी। संजोग से मुझे भी इनविटेशन मिला था और संजोग से मैं बिल्कुल आपके पास बैठा था उस दिन। और बहुत देर तक श्रीलंकन एम्बेसडर और कुछ मिलिट्री के भी ऑफिसर्स थे, उन्होंने अपनी बातचीत की और आप बिल्कुल साइलेंटली वहाँ बैठे हुए थे और काफ़ी देर से हम सबको सुन रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नोट भी कर रहे थे। आप शुरू में बहुत रिलेक्टेंट थे, बोलना नहीं चाहते थे, आपने कहा कि मैं सुनने आया हूँ। बट श्रीलंका के जो एम्बेसडर आए थे उन्होंने कहा कि हम आपकी किताबें पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की, फिर आपने बोलना शुरू किया और जब आपने बोलना शुरू किया तो सबके पेन निकल गए और सबने नोट करना शुरू किया। सर श्रीलंका पे जो एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है, खासकर आपका जो रोल है, कंट्रीब्यूशन है, जब भारत की अपना वो IPKF वाला एपिसोड हुआ सर, वो बहुत ही तनाव का एपिसोड है और उसके बाद चीज़ों को नॉर्मलाइज करना, वो ट्रस्ट बिल्ड करना, उस पे सर मैं आपकी टिप्पणी। नहीं, श्रीलंका में जो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ है वो तमिल कॉन्फ्लिक्ट से शुरू हुआ है। हालांकि 74 में मैंने और उर्मिला जी ने इकट्ठा एक पेपर लिखा था ऑन कच्चाथीव ट्रांसफ़र, जो हुआ था उस वक़्त, जिसमें हमने जस्टिफाई किया था कि कच्चाथीव को ट्रांसफ़र करना ठीक है, देश के इंटरेस्ट में था। जब तमिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो पार्थसारथी वहाँ जाते थे बहुत मीडिएट करने के लिए, और उन्होंने तमिल लीडर्स को बुलाया दिल्ली में, और दिल्ली में बुला के उन्होंने कहा JNU भी जाओ। तो JNU में आए और मैंने और उर्मिला जी ने उनको ब्रीफ किया, बहुत बात हुई। तो वो कह रहे थे आप हमको बांग्लादेश की तरह क्यों नहीं सपोर्ट करते। तो हम लोगों ने कहा ये संभव नहीं है, बांग्लादेश की अलग बात है, ये इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि तमिल नेशनलिज्म जो तमिलनाडु में वो भड़केगा और ये नहीं होगा। और इस तरह से तो तब से हमारा सीधा संबंध तमिल लीडर्स के साथ हुआ। और हुआ उसमें ये कि उर्मिला जी जो ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट LTT वगैरह थी उनके तरफ झुकाव रहा। मेरा तमिल ग्रुप्स में जो मॉडरेट थे EPRLF और उनकी तरफ झुकाव रहा। उसके बाद में मैं कई बार विज़िट किया, हम लोगों ने जयवर्धने से मिले और प्रेमदासा से मिले। प्रेमदासा से मेरी 3 बार 1-to-1 बातचीत हुई है, तो वो उसमें इंटरेस्ट रहा। बाद में चंद्रिका मित्र बन गई, तो इससे भी बहुत ज़्यादा रहा। और चंद्रिका ने तो 1-2 बार ऑफिशियली भी वहाँ बुलाया और कहा कि क्योंकि मैं IDSA में भी शुरू से लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि हम एक स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं, तो आप बताइए कैसे बनाएं, क्या उसका रूपरेखा हो। तो उसने अपने सभी मिनिस्टर को, होम, डिफेंस और इकोनॉमिक और फॉरेन, उनको लेके मेरा डिनर मीटिंग करके बातचीत हुई थी। तो इस तरह से श्रीलंका में इन्वॉल्वमेंट बहुत था, इसलिए उसके अंदर की राजनीति के कई सारे पेच मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। इसी वजह से, जो मुझे याद नहीं पड़ रहा मैंने उस वक़्त क्या कहा होगा उनको, लेकिन इसी वजह से कहा मैंने। और एक और बड़ी बात हुई, वैसे छोटी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, कि गुजराल जब प्रधानमंत्री थे तो वो वहाँ पर इंडिया श्रीलंका के बायलेटरल मामले को लेके एक डेलीगेशन गए, और उस डेलीगेशन में उन्होंने मुझे शामिल कर लिया, ये जानते हुए कि चंद्रिका से मेरी दोस्ती है। मुझे तो ये भी कहा था कि आप श्रीलंका होके जाइए। तो हम गए वहाँ पर, और वहाँ पर बातचीत हो रही थी, तो चंद्रिका ने मुझसे पूछा, और चंद्रिका ने डिस्कशंस के पहले रात में लंच डिनर किया। उसमें चंद्रिका थी, उनके विदेश मंत्री थे कादिर गामार, गुजराल थे, और हमारे डेलीगेशन के 1-2 लोग थे, और मैं भी था। सारे लोग नहीं थे, 5-6 लोग थे हम। तो खाना खाने के बाद में चंद्रिका ने मेरी तरफ करके कहा कि मुनि बताओ अब हमको क्या करना चाहिए, नया बात क्या करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि इंडिया श्रीलंका फाउंडेशन बनाइए। मैंने उनसे कहा भंडारा नायके फाउंडेशन बनाइए, जिसमें कल्चरल और एकेडमिक काम को आप सपोर्ट करें।
तो उसने तुरंत माना और गुजराल से कहा कि बताइए आपका क्या राय है। तो गुजराल ने कहा कि पैसा कहाँ से आएगा। मैंने कहा जी 2-4 करोड़ रुपया ये देंगी, 2-4 करोड़ रुपया आप दीजिए, उससे एक फिक्स डिपॉजिट बना लीजिए और उसका जो इंटरेस्ट आएगा उससे चलाइए, तो आपको बार बार पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो दोनों ने राजी होके कहा कि अच्छा कल सुबह में मीटिंग होगी, उसके लिए एक नोट बना दो। सो आई मेड द फर्स्ट नोट, 1 पेज का नोट बना के मैंने दिया। वो मीटिंग में डिस्कस हुआ और अप्रूव हो गया और मिनिस्ट्री में भी बाद में अप्रूव हो गया। लेकिन जैसा आपको पता है कि गुजराल की सरकार ज़्यादा नहीं रही, तो जब अटल बिहारी वाजपेयी आए तब ये इंडिया श्रीलंका फाउंडेशन बैठी वहाँ पर। और अनफॉर्चुनेटली वो सारा उसका, मैंने सोचा ये इसका दारोमदार एक इंडिपेंडेंट बॉडी को दिया जाएगा, उन्होंने एम्बेसडर्स को दे दिया, तो वो ब्यूरोक्रेटाइज हो गया उसमें। और ब्यूरोक्रेटाइज होने से वो भी बात मैंने शायद उस मीटिंग में कही थी कि ये क्या उसका हाल है, जो भी है। तो वो भी श्रीलंका से मेरा इन्वॉल्वमेंट था बहुत। और कादिर गामार जो थे वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर, वो भी बहुत अच्छे मित्र हो गए और कई बार वो भारत आते थे। चीन में उनको निमंत्रण दिया गया, चीन में जाने से पहले भी भारत आए और अपनी स्पीच जो थी उन्होंने मुझे पढ़ाई, कहा कि बताओ इसमें क्या करें क्या नहीं करें। तो इस तरह से हम लोग डिस्कस करते थे उसमें। और अनफॉर्चुनेटली उनको भी एलटीटी ने मार दिया, एसेसिनेशन किया उनका। तो श्रीलंका से बहुत लगाव है, चंद्रिका से अभी भी ग्रीटिंग्स वगैरह होती हैं। तो यही बात। सर, दक्षिण एशिया में तो बहुत सारे देश हैं जहाँ से आपके जो पॉलिटिकल एलिट्स हैं उनके आपके लगभग 1 to 1 ही संबंध हैं। भूटान में भी आपका बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, भारत के हित में कंट्रीब्यूशन रहा है। भूटान का अनुभव बताएं मुझे। भूटान को जब मैं नेपाल पे काम कर रहा था तो हिमालयन स्टेट्स पे काम करता था। जी। उस वक्त सिक्किम भी अलग था, सिक्किम 75 में अलग हुआ है। मैंने पर्चे भी लिखे कि इंडिया सिक्योरिटी के हिसाब से ये कैसे इम्पोर्टेंट है। तो उस सिलसिले में मैं एक बार भूटान गया सबसे पहले, मेरा ख्याल से 87 की बात होगी। तो वहाँ पर गया तो वहाँ जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कहा राजा से मिलोगे तुम। मैंने कहा चलिए, इससे बढ़िया अवसर क्या हो सकता है। तो हम लोग गए वहाँ, टेनिस खेलने गए। अच्छा। वो राजा टेनिस खेलते थे, टेनिस कोर्ट पे गए हम लोग। तो वो खेलने के बाद में राजा बाहर आए और उन्होंने जगदीश हिरेमठ थे हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ये एसडी मुनि है। तो उन्होंने उनका कज़न था जिसके साथ वो टेनिस खेल रहे थे, उसको भूटानीज लैंग्वेज में कुछ कहा। अच्छा। कहते कहते 3 बार उन्होंने मेरा नाम लिया। अच्छा। और हमसे कुछ नहीं कहा। तो हम लोग वापस घर आ गए। तो उसने, रिप्रेजेंटेटिव ने जो थे, उन्होंने कहा कि यार कि क्यों नाम लिया। मुझे भी इस बात का। तो दूसरे दिन मैं उनके फॉरेन मिनिस्टर से मिलने गया था। तो मैं गया तो उसने, बात जब हम कर रहे थे इसी बीच में राजा का फ़ोन आया कि आप आइए। तो वो उनको मिलने चले गए। तो उन्होंने कहा तुम बैठे रहो, मैं आता हूँ वापस। तो वो गए, तो हो सकता है उन्होंने वहाँ कहा हो कि मैं मुनि से बात कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं भी मिलूँगा उससे। तो वो वापस आके उन्होंने कहा कि हिज मैजेस्टी वुड लाइक टू सी यू टुमारो, ये टाइम दिया। तो उसमें गए हम तो वहाँ बैठ के उनसे बातचीत हुई। तो इंडिया के रिलेशंस पे भी बातचीत हुई। तो वो पहली बार हुई। उसके बाद में 2 बार और उनसे बातचीत हुई। और यही नहीं, आई वॉज अपॉइंटेड एज ए ट्यूटर टू 2 of his sons। जो अभी वाले राजा के 2 भाई थे, वो लोग ऑक्सफोर्ड में एडमिशन चाहते थे। तो एक बार तो मैं दिल्ली में ही उनको पढ़ाया, एक बेटे को तो, और दूसरे के लिए उन्होंने मुझे थिम्पू बुलाया। तो वहाँ मैं करीब 15-20 दिन रुक के आया, तो वहाँ पढ़ाया। तो इस तरह से परिवार के साथ ये 1 to 1 संबंध रहा। भूटान देखा भी, इसलिए मैंने घूम फिर के भी देखा, वहाँ राजनीति समझने की कोशिश भी की। उससे पहले भी जो भूटान के फॉरेन मिनिस्टर दावा, आई कॉल्ड देम टू लेक्चर इन आवर साउथ एशिया डिपार्टमेंट, वो भी, और 1-2 बार सैंडविच लंच भी उनके साथ बैठ के खाया, बातचीत किया है। जो बाद में पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हुए उनको भी मैंने बुलाया था। तो इस तरह से लगातार कांटेक्ट रहे हैं। और 1-2 लोगों ने तो मुझसे ये भी कहा है कि देखिए इंडिया की गवर्नमेंट हमें
चाइना के साथ संबंध रखने में ज़रा झिझकती है, तो कुछ कराइए ना, क्योंकि बिना चीन से डिप्लोमेटिक रिलेशंस लिए हम लोग बढ़ नहीं सकते। और वो चाइनीज़ दबाव भी डालते हैं, बहुत सारे बॉर्डर को एनक्रोच किए हुए हैं, तो उसके लिए भी बातचीत हुई, लेकिन अभी भी हमारी हेजिटेशन है उस मामले में। सर, थोड़ी दक्षिण एशिया पे बात करते हैं। एक आपसे मतलब कि बांग्लादेश, मालदीव, अफ़गानिस्तान, दक्षिण एशिया, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इसका जो रीजनलिज़्म है, कुछ लोग क्वेश्चन भी करते हैं। और अब दक्षिण एशिया का जो भविष्य है, और अब हम इंडो पैसिफिक की तरफ भी बढ़ रहे हैं, और जो भारत के नेबरहुड में जिस तरह से रिलेशन है, चैलेंजेस हैं, इसमें प्रोफेसर एस डी मुनी इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो, मेरी बात तो वही, जो नेपाल के लिए 3 पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर आप हर नेबर के साथ मिलाइए और सारे रीजन के साथ मिलाइए। जो रीजन की इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसमें जितना हम अननेसेसरीली दखल देंगे वो हमारे लिए ठीक नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरा, हमें देखना है कि इनका वाकई प्रोग्रेस और डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, और हम कैसे डील करते हैं उनको, क्या हम उनकी सेंसिटिविटीज़ को डील करते हैं कि नहीं करते। और तीसरा, दूसरे देशों का प्रभाव भी उसके ऊपर पड़ेगा। ये 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, शुरू से आप देखिए उसको। लेकिन हम लोगों की, भारत की नीति की पहले आदत ये थी बायलैटरल डील करने की। 2004 से हम चाहते हैं कि सार्क नज़दीक हो जाए, और गुजराल ने बहुत कोशिश किया, जो उनका गुजराल डॉक्ट्राइन थी नॉन रेसिप्रोसिटी की, उससे सब लोग बहुत खुश हुए, लेकिन वो चले नहीं ज़्यादा। और उसके बाद में अटल बिहारी ने भी कहा कि हम कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, लेकिन किसी तरह से वो बात आगे नहीं बढ़ी। अब मोदी जी ने आके कहा कि नेबरहुड फर्स्ट होना चाहिए। आप जो डिफरेंस देखते हैं ना दोनों में, कि आइडेंटिटी का फ़र्क तो मैंने बताया, लेकिन हर तरीके में भारत उनसे बड़ा है, और इसीलिए हमको ज़्यादा संवेदनशील होके ज़्यादा कंसेशंस एकोमोडेट करने की कोशिश करनी चाहिए, जहाँ तक हमारे इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं होते। तो ये एक बड़ी गड़बड़ है, जिसकी वजह से हमारा रीजनलिज्म आगे नहीं बढ़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि हमारा रीजन भी बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, क्योंकि हम लोग एक ही परिवार के बंट गए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत एक ही परिवार था, टूट गए आपस में। और उसमें क्या हुआ है कि जो सोशल कंटिग्यूटीज थी, जो इकोनॉमिक कंटिग्यूटीज थी, उसके बीच में पॉलिटिकल सॉवरेंटी की दरार आ गई है। और पॉलिटिकल सॉवरेंटी बहुत पावरफुल होती है। उसको ऐसा समझ रहे थे कि हम ट्रेड बढ़ाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। ट्रेड बढ़ाएंगे तो सब, वो हमेशा आपसे कहते हैं कि आप हमको क्या दे रहे हैं, उनकी हमसे आकांक्षाएं हैं, और हमारी ये है कि ये हमारा कहना माने, तो हर बात में तो नहीं कहना मानेंगे। अच्छा, सिक्योरिटी बदल गई है, सारा माहौल बदल गया है। जो पहले हम समझते थे हिमालयन बॉर्डर है या इंडियन ओशन से और लोग नहीं आएंगे, वो बात खत्म हो गई। चीनियों ने तोड़ दी उसको। इंडियन ओशन में अमेरिका और रूस ने आना, जो इंडियन ओशन एज ए जोन ऑफ पीस हमने बात करना शुरू किया। तो ये जो बैरियर्स तो है नहीं, ग्लोबलाइजेशन ने सबको मिला दिया है, और सबके पास ऑप्शंस हैं, और हमें ये बात समझने की ज़रूरत है। आज साउथ एशिया में इंडिया एक ऐसा अकेला कंट्री है भूटान के साथ में, जिसने BRI ज्वाइन नहीं किया। और हमने कहा कि BRI गलत है, लेकिन हमारे सारे पड़ोसी BRI में मिले हुए हैं, सारा दुनिया उसमें BRI। तो कहीं ना कहीं हमको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी ना। और एक बात और बता दूं कि साउथ एशिया अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास 1.7 बिलियन लोग हैं। 6.5 से तो हम बढ़ रहे हैं। ऑन एन एवरेज हम लोग 5%, 5.5% की रेट से सब के सब बढ़ रहे हैं। ऐसा दुनिया में और कोई रीजन नहीं है जो इतनी ज़्यादा प्रगति करे, और इसीलिए सबकी आंख हमारे ऊपर रहेगी। सबका लालच है कि हम जो भारत की आज महत्व है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम पोटेंशियली इकोनॉमिकली मोस्ट अट्रैक्टिव रीजन है, और अगर हम इसका ठीक से फायदा नहीं उठा सकते हैं और पड़ोसियों को साथ लेके नहीं चलेंगे, तो उसमें हमारा जितना फायदा होना चाहिए वो नहीं होगा।
सर, आपने गुजराल डॉक्ट्रिन की भी बात की और पाकिस्तान की भी बात की। गुजराल डॉक्ट्रिन में भी आपने इसको कहा भी है, लिखा भी है कि वो सब रेसिप्रोसिटी ठीक है, लेकिन उसके भी 2 एक्सेप्शन हैं, उसमें चाइना और पाकिस्तान है। तो कैसा देश है पाकिस्तान सर? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी की सारी गलतियाँ मतलब किसी एक देश की हो सकती हैं, और इतिहास भी हमें समझ में आती है चीज़ें, राजनीतिक जो उठापटक है सारी चीज़ें, लेकिन सुरक्षा अब एक बड़ा परिदृश्य है, सिक्योरिटी जैसे आपने बताया भी। अब ये जो पहलगाम की घटना हुई और जिस तरीके से हमने फिर उसको रिस्पॉन्स किया है, भीतर पाकिस्तान में क्या हो रहा होगा, और आप इसका फ्यूचर कैसे देखते हैं? हम किस तरफ बढ़ रहे हैं सर? देखिए, पाकिस्तान की प्रॉब्लम बेसिक है जी। लेकिन रिलेटेड है उस, मैंने आपको 3 सेक्टर बताए थे। इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स श्रीलंका में, बांग्लादेश में पार्टियों की है, ये आता है वो जाता है, अलग बात है। पाकिस्तान में सिविल और मिलिट्री का कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा है, और उसमें मिलिट्री जो है वो एक दुश्मन चाहती है, इसीलिए कि दुश्मन होगा तो वो लोगों से कहेंगे कि हम आपकी रक्षा करेंगे, और उसकी वजह से वहाँ की फौज का जो हाथ है वहाँ की पॉलिटिक्स में और इकोनॉमिक्स में, वो इतना ज़्यादा गहरा गया है अब कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो मैं हमेशा अपनी क्लास में भी और बाहर भी मैं ये कहता हूँ कि जब तक पाकिस्तान की फौज सियासत और तिजारत से अलग नहीं होगी, ट्रेड और इकोनॉमिक मैटर से और सियासत से अलग नहीं होगी, तब तक पहली बात पाकिस्तान स्टेबल नहीं रहेगा और हमारे साथ उसके संबंध ठीक हो ही नहीं सकते। तो आपने हर बार देखिए, आप भुट्टो, बेनज़ीर, नवाज शरीफ, जब जब सिविलियन अथॉरिटी स्ट्रांग होती है तो हमको लगता है कि रिश्ते बढ़ रहे हैं, और जब जब सिविलियन अथॉरिटी स्ट्रांग नहीं होती है तो हमको लगता है कि रिश्तों में कुछ न कुछ खटास आ गई है। हालांकि ये बात सही है कि बहुत सारे जो फाइनल एग्रीमेंट्स हुए हैं वो मेन अथॉरिटी के अंडर हुए हैं, और वो मेन अथॉरिटी है फौज। आपका जो गंगा ये इंडस ट्रीटी हुआ वो फौज के अंडर हुआ, आपका जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ वो फौज के अंडर हुआ। तो इस तरह से फौज जो भी वहाँ पूरी अथॉरिटी में रहे। सिविल अथॉरिटी में मैं बताऊं आपको, जो सिख प्रॉब्लम हुई थी राजीव गांधी के समय में, उन्होंने एसके सिंह को फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा पाकिस्तान में और बेनज़ीर से कहा कि भाई ये क्यों हो रहा है। बेनज़ीर ने कहा हम रोक देंगे इसको, और बेनज़ीर ने शायद एक कहीं बयान भी दे डाला, और एसके सिंह वापस आके कहे कि अब वो कह रही है रोक देंगे। बेनज़ीर के बयान के तीसरे दिन फौज ने ये कहा कि जो इंडिया की पॉलिसी है उस पर दखलंदाजी बंद कीजिए। तो मेरी समझ में ये है कि जब तक फौज वहाँ की बैरक्स में नहीं जाएगी, जब तक वहाँ की आर्मी पूरी तरह से प्रोफेशनल आर्मी नहीं बनेगी, पॉलिटिकल आर्मी बनेगी, पॉलिटिकल आर्मी रहेगी, तब तक पाकिस्तान में स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी और हमारे साथ रिश्ते भी नहीं सुधरेंगे। सर, एक सवाल एक विद्यार्थी के तौर पे मैं करना चाहता हूँ सर, कि एक विद्यार्थी आज के टाइम पे 2025 में कैसे देखे, एक भारतीय होते हुए अमेरिका को कैसे देखे, टर्की को कैसे देखे, चीन को कैसे देखे, ईरान को, सऊदी अरेबिया को या इजराइल को, हम किस तरह के फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं सर अभी? क्योंकि पोस्ट पहलगाम बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, तो एक विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ता है वो पेपर्स में, आजकल सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अपनी किताबों से होते हुए फिर वो कैसी राय बनाए कि ये क्या होने वाला और क्या हो रहा है? नहीं, हमारे लिए तो दिक्कत है। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो आदर्शों पे नहीं चलती, वो आइडियोलॉजी पे नहीं चलती, वो शक्ति पे चलती है। शक्ति पे चलती है। और जब तक आपकी शक्ति बढ़ेगी नहीं, इकोनॉमिक और मिलिट्री 2 ही पैरामीटर्स हैं, और कोई कल्चरल वल्चर नहीं काम आता है। सॉफ्ट पावर होती है, लेकिन वो सॉफ्ट पावर इज लाइक ए चेरी ऑन द केक, केक नहीं बन सकती है। तो जब तक आपके 2 पैरामीटर्स बढ़ेंगे नहीं, और अगर आप देखें कि इंडियाज राइज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज रिलेटेड टू दीज 2 पैरामीटर्स। मैं आपको एक सीधी एग्जांपल देता हूँ अमेरिका की, जो आपने कहा। अमेरिका से हमारे संबंध शुरू से खराब हो गए, लेकिन नेहरू ने चाहा था कि अमेरिका से संबंध हमारे सुधरे। एक 49 में सबसे पहली स्टेट विजिट
अमेरिका को नेहरू ने की थी, इंडिया ने। और जाने से पहले उन्होंने कृष्णा मेनन से एक चिट्ठी लिखी, कृष्णा हाउ टू रिलेट विद यूनाइटेड स्टेट्स, और तब उन्होंने लिखा, आई थिंक वी मस्ट अलाइन समवॉट विद देम टू बिल्ड आवर इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड मिलिट्री कैपेबिलिटीज, अनकोट। तो इस माइंडसेट से नेहरू वहाँ गए थे कि हम अमेरिका से दोस्ती करके अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जब वो अमेरिका गए तो उनको लगा कि अमेरिका को एक पॉन की ज़रूरत है, पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, पार्टनर की ज़रूरत। और इसीलिए वो बहुत डिसअपॉइंट होके वहाँ से आ गए। जो अमेरिका के स्कॉलर हैं, और कई सारे इंडियन भी, एशले टैलिस है या सुमित गांगुली है, या ऐसे लोग जो चले गए वहाँ बैठ के लिखते हैं हमेशा से, और वो ये कहते हैं कि आप रूस के साथ चले गए, कम्युनिज्म हो गया, ये हो गया, वो दिस इज ऑल नॉनसेंस। क्योंकि हम लोग आज़ाद हुए 47 में। रूस से पहली बार हमारे संबंध सुधरे हैं 54-55 में। तो इस 7 साल का गैप कोई कैसे एक्सप्लेन करेगा? वो 7 साल का गैप ये है कि हमें हमेशा से अमेरिका से झड़क मिली है। अमेरिका ने, और मैंने तो लिखा है, बहुत सारा लिखा है कि अमेरिका ने हमेशा से ये सोचा कि स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये राय देने में ब्रिटिश उनके साथ थे, क्योंकि ब्रिटिश जानते थे कि अमेरिका का लिंक है मुस्लिम कंट्रीज से, ईरान से स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसकी, और पाकिस्तान ने ये वादा कर लिया कि हम अपनी फौज आपको देंगे जहां लड़ना हो। दी नहीं कभी, वादा किया हमेशा से, हम कोरिया में भेज देंगे, ये भेज देंगे, कहीं कुछ नहीं हुआ। लंबी कहानी है उसकी, मैं नहीं जाना चाहता हूँ उसमें। तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को चुना और भारत को हमेशा से नेग्लेक्ट किया। कई बार आइजनहावर ने ऐसा कहा कि भाई हम क्यों नहीं हिंदुस्तान से दोस्ती करते हैं। प्रेसिडेंट रेगन ने कहा, कि प्रेसिडेंट कैनेडी ने कहा, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन हमेशा ये कहते हैं कि अब पाकिस्तान इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। ये कहानी चली है अफगानिस्तान के एंड तक, तभी तक चली है। अब थोड़ी कम हुई है क्योंकि उनको समझ में आया कि टेररिज्म वहाँ से शुरू हो रहा है। लेकिन भारत के लिए अमेरिका का रुख जो बदला है वो इस शताब्दी की शुरुआत में बदला है। 2 कारणों से बदला है। एक कारण तो था भारत ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हासिल कर ली 98 में और डिक्लेयर कर दिया कि हम तो न्यूक्लियर पावर हैं। और दूसरा था चीन की चुनौती, जो 2000, आपको याद होगा 2002 में चीनियों ने उनका एक प्लेन गिरा दिया नीचे, स्पाई प्लेन गिराया, और तब उनको लगा, और तब से आप देखिए हर अमेरिकन प्रेसिडेंट भारत आता है। उसके पहले आप इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं देखेंगे। हर अमेरिकन प्रेसिडेंट भारत आता है। ओबामा 2 बार आए वहाँ पर। क्लिंटन 95 में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनाई, 93 में उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनाई जो कश्मीर के खिलाफ थी। तो अमेरिका की कहानी तो बिग पावर है और उनके अपने इंटरेस्ट है। और मैं समझता हूँ तुर्की भी कहिए या चीन भी कहिए, इंटरेस्ट पे काम करता है, और इंटरेस्ट में वो किसी और को आपसे हावी नहीं होने देंगे, अपने आप से तो हावी नहीं होने देंगे। और अमेरिका को ये समझ में आया कि चीन को हमने मदद की, अब चीन हमसे हावी हो गया, तो अब हमको भारत भी मदद देंगे तो वो उसको सिकुड़ के देंगे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि भारत भी हमको अंगूठा दिखाए। और अब हालत आ गई। अभी देखिए पहलगाम को लेकर तनातन हो रहा है ना, दोनों में तनाव बढ़ रहा है। तो इसीलिए बाहर की शक्तियों से जो आपका संबंध होगा वो आपकी अपनी कुव्वत के आधार पर होगा, और वो कुव्वत के 2 पहलू हैं, आर्थिक शक्ति आपकी कितनी है और सैनिक शक्ति आपकी कितनी है। तो सर इन दोनों आधारों पे हम कुछ तो प्रोग्रेस कर चुके हैं और करे हैं, इसीलिए तो हम आज हमारी बोलबाला इसी वजह से है। उससे पहले नहीं था। नेहरू का आइडियोलॉजिकल स्ट्रांग बहुत था। नेहरू भी माना जाते थे। नेहरू को बुलाया, उन लोगों को जरूरत थी। नेहरू को कोरिया भेजा, नेहरू को इंडो चाइना भेजा, डिसआर्मामेंट पे वो बात करता था। लेकिन अंततोगत्वा जो सिक्का कहाँ गिरेगा वो इन 2 बातों पे गिरेगा। और जब तक हम इन दोनों में सक्षम नहीं हो जाते, इसीलिए आज देख रहे हैं ना राफेल का इशू चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो मिलिट्री ताकत पे चल रहा है, इकोनॉमिक पावर पे चल रहा है। चाइना प्रोड्यूस करता है, हम लोग सर्विसेज देते हैं सिर्फ।
सर्विसेज से आपकी इकोनॉमी को जो फायदा होगा वो लिमिटेड होगा। मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए। तो जब तक हम अपनी इन दोनों पहलुओं को, जब तक हमारा सशक्त नहीं होगा, लेकिन हमारी कुव्वत बढ़ेगी अगर इन दो पहलुओं को सशक्त किया जाएगा। सर, आज की बातचीत का मैं आखिरी सवाल लेता हूँ। आप दक्षिण एशिया का भविष्य कैसे देखते हैं और फिलहाल उसमें भारत का भविष्य कैसे देखते हैं? नहीं, भारत का भविष्य अच्छा है, लेकिन हमें भी अपने व्यवहार में कुछ न कुछ तब्दीलियां लानी पड़ेगी। और जैसा हम लोगों ने कहा कि चाहे नेबरहुड हो, चाहे दूसरों से डील करने में हो, अब हम लोग अमेरिका से दोस्ती करने लगे तो बहुत लोग हैं जो दे पुट ऑल देयर एग्स इनटू वन बास्केट, तो धक्का लगा ना अभी। जी। तो ये सावधानी हमको अपनी नीति में रख, हम लोग झूल नहीं सकते, पेंडुलम की तरह इधर उधर नहीं हो सकते, हमको अपना संतुलन बनाए रखना पड़ेगा। वो बात बहुत ज़रूरी है। और दक्षिण एशिया में जहाँ तक हो सके हमें अपने पड़ोसियों को साथ रखने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए अगर कुछ छोटे मोटे समझौते भी करने पड़े, जैसे इंदिरा गांधी ने कच्चा थीवू दिया, वो समझौता हुआ। बांग्लादेश पे हमने इंटरनेशनल कमीशन को माना कि बाउंड्री को ये मैरीटाइम बाउंड्री को डिसाइड करे, और उसमें हमको कुछ घाटा हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन वो मसला 20 साल से उलझा हुआ था। गंगा वाटर का मसला बहुत सालों से उलझा हुआ था। कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज करना है तो करना चाहिए, कंसेशंस देने पड़ेंगे। सर, बहुत बहुत आभार। बतरस की बैठकी में हमने खूब बातें की। हमने प्रोफेसर एस डी मुनी का बचपन जाना, उनका एक इवोल्यूशन जाना, उनके स्ट्रगल जाने और उनका कंट्रीब्यूशन जाना। हमने दक्षिण एशियाई राजनीति पे बात की और विश्व राजनीति में भारत की भूमिका पे बात की। मैं बहुत बहुत आश्वस्त हूँ कि बतरस के दर्शकों को एक बहुत शानदार अनुभव उन्हें मिलेगा। सर, बहुत बहुत आभार। आपने अवसर दिया, उसका बहुत धन्यवाद। सर।